हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, आज से हम हिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको करना क्या है, आपको एक कॉपी पेन लेके बैठना है साथ में, और जैसे जैसे हम क्वेश्चन कराते जाऊँगा आपको क्वेश्चन जैसे ही मैंने बोला उसके ऑप्शन कहे, उसके बाद आपको अपने मन से उसका आंसर देना है। उसके बाद मेरा जो आंसर होगा उससे अपने आंसर को मैच करना है। इसी तरह से आप अपना जो स्कोर है वो हमें बताना कि आप 50 में से कितना स्कोर प्राप्त कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और एक और इन्फॉर्मेशन गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी तक आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए इसे, ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सिंधु सभ्यता संबंधित है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपको, ऑप्शन नंबर है प्रागैतिहासिक युग से, दूसरा दिया हुआ है आपको आद्य ऐतिहासिक युग से, तीसरा दिया हुआ है ऐतिहासिक युग से, और चौथा दिया हुआ है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए इस टाइम पे और अपना जो आंसर है उसे लिख लीजिए कॉपी में, और आखिरी में मैच करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। पहला दिया हुआ है आपको माया सभ्यता, दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा चिन्न की सभ्यता, चौथा बेबीलोन की सभ्यता। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन 2 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। तीसरा दिया हुआ है आपको, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। तो आपको ऑप्शन दिए हुए दयाराम साहनी, ध्रुवे, रविंद्र सिंह बिष्ट, ए जी मजूमदार। तो इसमें आपका जो आंसर है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लेकिन दयाराम साहनी जी थे, इन्होंने हड़प्पा नगर की खोज की थी। और ये कब की थी आपको याद होना चाहिए, 1921 में इन्होंने हड़प्पा नगर की खोज की थी। ठीक है, और इसके एक साल बाद यानी 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। तो ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको, निम्न में से कौन सी खेती हड़प्पा वासी करते थे। ऑप्शन दिए हुए आपको गेहूँ, जौ, कपास या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी जो है गेहूँ, जौ और कपास तीनों की खेती करते थे हड़प्पा वासी। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन दिए हुए आपको सिंधु, घग्गर, भोगवा या फिर रावी नदी। तो बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भोगवा नदी है इसकी नदी के किनारे आपके हड़प्पा कालीन स्थल यानी कि लोथल आपका मौजूद था। ठीक है, जो लोथल जगह थी हड़प्पा कालीन सभ्यता की वो भोगवा नदी के किनारे स्थित थी। अगला देखते हैं। छठा दिया हुआ है आपको, निम्न में से किस स्थान के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी। ऑप्शन दिए हुए आपको, पहला लोथल, दूसरा राखीगढ़ी, तीसरा कालीबंगा, चौथा हड़प्पा। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हड़प्पा है, इसके उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई थी। हड़प्पा का जब उत्खनन किया गया था तो तांबे की मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई थी, मोहरें। अगला दिया हुआ है आपको 7वां, निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। ऑप्शन दिए हुए आपको हड़प्पा, चन्हूदड़ो, लोथल और मोहनजोदाड़ो। तो इसमें से इसका आंसर क्या रहेगा गाइस। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदाड़ो जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो जो है यहाँ पे विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है कालीबंगा, दूसरा हड़प्पा, तीसरा मोहनजोदाड़ो, चौथा है चन्हूदड़ो। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चन्हूदड़ो जो है ये बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। ठीक है, अगला दिया हुआ है आपको 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है लोथल,
बी दिया हुआ है मोहनजोदाड़ो, सी दिया हुआ है हड़प्पा और डी दिया हुआ है धोलावीरा। तो इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धोलावीरा जो है ये सिंधु सभ्यता के शहरों में से एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर थे उसमें से धोलावीरा था, ये जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां दिया हुआ है आपको, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धरोहर है? कुबड़वाला सांड, पशुपति शिव की मूर्ति, विशाल स्नानागार या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ये सभी है ये सिंधु घाटी सभ्यता की धरोहर है। इसमें कुबड़वाला सांड भी इसका प्रतीक है, पशुपतिनाथ की मूर्ति भी आपको देखने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में, विशाल स्नानागार के बारे में आपने सुना होगा, वो भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो इसका जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, पहला दिया हुआ है शिक्षा पर, दूसरा है जन्म पर, तीसरा है व्यवसाय पर, चौथा है प्रतिभा पर। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था थी पहले वो किस तरह से आधारित थी, किस तरह से दी जाती थी उन्हें। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो व्यवसाय था उस पर आपकी वर्ण व्यवस्था आधारित थी। यानी कि जिसका जो जो काम रहेगा उस हिसाब से उनको उनकी जाति में बांट दिया गया था उन्हें। जैसे कि कोई सोने का काम करता है तो उसे सोनार कर दिया, कोई लोहे का काम करता है लोहार, ऐसे करके उनको बांट दिया गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, निम्न में से कौन सी नदी को ऋग्वेद में मातेतम, देवीतमा और नदीतमा से संबोधित किया गया है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सिंधु, बी दिया हुआ है सरस्वती, सी दिया हुआ है वितस्ता और डी दिया हुआ है यमुना। तो अपना आंसर बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सरस्वती नदी है इसको ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा से संबोधित किया गया है। तो ध्यान रखना इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, निम्न में से कौन सा वेद कर्म कांड प्रधान है? आपको ऑप्शन दिए हुए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो यजुर्वेद है ये कर्मकांड से संबंधित वेद है। ठीक है, इसमें कर्मकांड की बातें की गई थी। तो ध्यान रखना ये बात, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बोला गया है किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लिख लीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सामवेद है ये भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। यानी कि इसी वेद से आपको संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला गया इसमें, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए आपको। ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो अपना आंसर बताइए गाइस। वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना आंसर लिख लीजिए एक कॉपी में, और लास्ट में आप सारे जो क्वेश्चन है आपके वो सभी चेक करना, आपके कितने सही हुए हैं, कितना आपने स्कोर किया है 50 में से। तो आपको आपकी स्थिति पता चल जाएगी, आप कहाँ पे वेरी करते हो, कितना आपको आता है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो अथर्ववेद है इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों को बताया गया है। यानी कि सभा और समिति है ये प्रजापति की 2 पुत्रियां है, ऐसा आपको अथर्ववेद में कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो 16 का आंसर बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अथर्ववेद है इसमें जादुई माया और वशीकरण के बारे में बताया गया है आपको। इसमें जादू टोना के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी। अगला दिया हुआ है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस आपके एग्जाम्स के लिए। दिया हुआ है आपको, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए तैत्तरीय उपनिषद, दूसरा दिया हुआ है आपको सामवेद,
तीसरा दिया आपको छांदोग्य उपनिषद, चौथा दिया हुआ है आपको मुंडको उपनिषद। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मुंडको उपनिषद है इससे सत्यमेव जयते को लिया गया है। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है भारत का, सत्यमेव जयते। इसमें 4 शेर बने हुए हैं, आपको पता होगा। ये जो सत्यमेव जयते है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है आपको, बौद्ध तथा जैन धर्मों में 6ठी ईस्वी पूर्व की कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, पहला दिया हुआ है 10, दूसरा दिया हुआ है 12, तीसरा दिया हुआ है 16, चौथा दिया हुआ है 18। आपको पता होगा कि जो महाजनपदों की संख्या है वो स्टार्टिंग में कितनी थी आपकी, 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, कि बौद्ध तथा जैन धर्मों में 6ठी ईस्वी पूर्व 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां दिया हुआ है आपको, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको वैशाली, बी दिया हुआ है चंपा, सी दिया हुआ है श्रावस्ती और डी दिया हुआ है कौशाम्बी। तो इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंपा महाजनपद है, ये अंग की राजधानी थी, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। ठीक है, आपको ऐसे सभी जो जनपद है 16 महाजनपद की सभी की राजधानी याद होनी चाहिए। एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है हर बार, तो याद रखना इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है आपको, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको महावीर, बी दिया हुआ है आपको ऋषभदेव, सी दिया हुआ है आपको पार्श्वनाथ और डी दिया हुआ है आपको सुधर्मन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ऋषभदेव थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक थे, ध्यान रखना ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है आपको, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको पाली, बी दिया हुआ है आपको संस्कृत, सी दिया हुआ है आपको प्राकृत और डी दिया हुआ है आपको मगधी। तो इसका आंसर बताइए आप। जो 21वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए हुए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है आपको, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको जमाली, बी दिया हुआ है यशोदा, सी दिया हुआ है अनोजमा, डी दिया हुआ है आपको त्रिशला। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो जमाली है ये भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है आपको, महावीर के संदर्भों में निम्न युग्मों पर विचार करें एवं असत्य युग्म का चयन करें। पहला दिया हुआ है आपको, महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। दूसरा दिया हुआ आपको, महावीर की माता का नाम त्रिशला था जो चेतक की बहन थी। तीसरा दिया हुआ आपको, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था जो ज्ञात्रक कुल से थे। या फिर चौथा दिया हुआ आपको, महावीर की पत्नी यशोधरा थी। इनमें से आपका कौन सा असत्य है उसका आपको चयन करना है। तो बताइए गाइस, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महावीर की पत्नी थी वो यशोधरा नहीं थी, इसलिए अपने का गलत दिया हुआ है आपको। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। आपको याद रखना महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडलग्राम वैशाली में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, महावीर का जन्म और गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में पूछा जाता है, इनकी माता पिता के नाम के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना ये। महावीर का जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में। महावीर की माता का नाम त्रिशला था जो चेतक की बहन थी, और महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ जो ज्ञातक कुल से थे। ठीक है, ध्यान रखना महावीर जी के बारे में ये। और महावीर जी की पत्नी यशोधरा नहीं थी, ये भी ध्यान रखना आप। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है आपको, जैन धर्म की पहली संगति यानी कि सभा कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, पहला दिया हुआ है पाटलिपुत्र, दूसरा दिया हुआ है वल्लभी, तीसरा दिया हुआ है बोध गया और चौथा दिया हुआ है पावापुरी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाटलिपुत्र में जैन धर्म की पहली संगति हुई थी। ठीक है, जैन धर्म ने अपने पहली संगति पाटलिपुत्र नामक स्थान पर की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है आपको, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपको श्रावस्ती, बी दिया हुआ है लुम्बिनी, सी दिया हुआ है कुशीनगर और डी दिया हुआ है आपका सारनाथ। तो 25वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है आपको, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था?
ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कुशीनगर, बी दिया हुआ है बोध गया, सी दिया हुआ है आपको सारनाथ और डी दिया हुआ है आपको श्रावस्ती। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है आपको, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन दिए हुए आपको बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर और वैशाली। अपना आंसर बताइए गाइस। 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुशीनगर नामक स्थान पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है। यानी कि जिन्होंने बौद्ध संगति आयोजित की थी उस टाइम पे शासक कौन था, इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो उसका क्रम बताना है आपको। पहली बौद्ध संगति में कौन था, दूसरी में कौन था, तीसरी में कौन था और चौथी में कौन था। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही रहेगा। पहला दिया आपको कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक और कनिष्क। दूसरा दिया आपको कनिष्क, अशोक, कालाशोक और अजातशत्रु। तीसरा दिया हुआ आपको अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु और कनिष्क। और चौथा दिया हुआ आपको अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। बताइए कौन सा सही रहेगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले अजातशत्रु पहली बौद्ध संगति में शासक था। द्वितीय बौद्ध संगति के समय कालाशोक शासन कर रहा था। तृतीय बौद्ध संगति के समय जो शासक था वो अशोक थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति के समय कनिष्क शासन कर रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि तीसरी बौद्ध संगति के समय शासन कौन कर रहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा अशोक। द्वितीय के समय कालाशोक, पहली बौद्ध संगति के समय अजातशत्रु और चौथी बौद्ध संगति के समय कनिष्क। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। और इनकी जगह पूछी जाती है कि पहली बौद्ध संगति किस जगह हुई थी, द्वितीय कहाँ हुई थी, तृतीय कहाँ हुई थी, चतुर्थ कहाँ हुई थी। तो उनके बारे में भी आपको अगले वीडियो में बता देंगे हम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है आपको, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन दिया हुआ है आपको शिशुनाग, बिंबिसार, उदयन और घनानंद। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश का संस्थापक था आपका बिंबिसार। ठीक है, ध्यान रखना ये। हर्यक वंश था, उसके बाद नाग वंश आया था, फिर नंद वंश आया था। ठीक है, तीनों वंश का आपको ध्यान रखना है। इसके संस्थापक के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है आपको, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपको अशोक, बी दिया हुआ आपको अजातशत्रु, सी दिया हुआ आपको उदयन और डी दिया हुआ आपको महापद्मानंद। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो उदयन था इसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ध्यान रखना ये। अगला दिया हुआ आपको 31, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको अजातशत्रु, बी दिया हुआ है महापद्मानंद, सी दिया हुआ है घनानंद और डी दिया हुआ है आपको उदयन। तो 31 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो घनानंद थे वो सिकंदर के समकालीन थे। जब सिकंदर आया था उस टाइम जो शासन कर रहे थे वो घनानंद कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 दिया हुआ है आपको, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, यानी कि कौटिल्य किसके दरबार में प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, बी दिया हुआ आपको अशोक के शासनकाल में, सी दिया आपको चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और डी दिया हुआ है आपको राजा जनक के शासनकाल में। तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौटिल्य जो है प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है आपको, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल किससे बना था। पहला दिया आपको ईंटों का, दूसरा पत्थरों का, तीसरा लकड़ी का, चौथा मिट्टी का। तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो लकड़ी का बना था, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बनाया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 दिया हुआ है आपको, मौर्य प्रशासन में राजस्व का अधिकारी कौन था। 34 में ऑप्शन दिया हुआ है आपको, पहला दिया हुआ सन्निमित्रा, सन्निधाता, दूसरा दिया प्रतिष्ठा, तीसरा दिया हुआ युक्त, चौथा समाहर्ता। तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो समाहर्ता था ये राजस्व का अधिकारी था मौर्य प्रशासन में। अगला दिया हुआ 35, किस मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए दिया आपको बिंदुसार, बी दिया आपको शालीशूल, सी दिया हुआ बृहदत्त और डी दिया हुआ आपको अशोक। तो इसका आपका ऑप्शन 35 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो बिंदुसार था इसे अमित्रघात भी कहा जाता था, यानी कि जो मौर्य शासक है बिंदुसार, इसे अमित्रघात भी कहा जाता था। तो ध्यान रखना ये। 36 दिया हुआ आपको, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। ऑप्शन ए दिया हुआ आपको पर्ण, बी दिया हुआ आपको तोल,
सी दिया हुआ है दिनार और डी दिया हुआ है कांकड़ी। तो 36 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को हम पर्ण के नाम से जानते हैं। 37 दिया हुआ है आपको, मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन ए दिया हुआ आपको 10, बी दिया हुआ है 15, सी दिया हुआ है 30 और डी दिया हुआ है 40। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 सदस्य इस समिति में शामिल थे मेगस्थनीज के अनुसार। ठीक है, पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र का जो नगर था एक समिति द्वारा शासित किया जाता था और इस समिति में टोटल 30 लोग सदस्य थे इसके। अगला दिया हुआ है आपको, अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको अलेक्जेंडर कनिंघम, बी दिया हुआ है जेम्स प्रिंसेस, सी दिया हुआ है मैक्स मूलर और डी दिया हुआ है मार्टिमर व्हीलर। तो 38 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा गाइस, बताइए। आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, बाद में चेक करना कितने सही हुए आपके। तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो जेम्स प्रिंसेस था इसने सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को भी पढ़ा था और अशोक के जो अभिलेख थे जो ब्राह्मी लिपि से लिखे गए थे उनको भी पढ़ा था। तो ध्यान रखना, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला पहला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेस था। और अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में लिखे गए थे? बहुत सारी लिपि में लिखे गए थे, ब्राह्मी, खरोष्ठी, ऐसी बहुत सारी लिपियों में लिखे गए थे, पर अधिकतर जो अभिलेख थे इनके वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और जिन्हें जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले पढ़ा था। अगला दिया हुआ है आपको 39, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो 39 का आप ऑप्शन दिए हुए आपको, ऑप्शन नंबर ए विष्णुगुप्त, बी दिया हुआ है आपको उपगुप्त, सी दिया हुआ है ब्रह्मगुप्त और डी दिया हुआ आपको बृहदत्त। तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो उपगुप्त था इससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। उपगुप्त बौद्ध साधु था, इससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था? तो ऑप्शन नंबर दिए हुए हैं आपको, ए दिया हुआ है शुंग वंश, बी कण्व वंश, सी सातवाहन वंश और डी दिया हुआ है शक वंश। तो मौर्य साम्राज्य का जब पतन हुआ था उसके बाद शुंग वंश आया था, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, शुंग वंश आया था मौर्य वंश के पतन के बाद। और शुंग वंश के बाद कण्व वंश और फिर सातवाहन वंश, ये तीनों लाइन से आए थे, पहला शुंग, फिर कण्व और फिर सातवाहन। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 41 आपको, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ऑप्शन नंबर ए शक, ऑप्शन नंबर बी हिंद यवन, ऑप्शन नंबर सी हर्ष और ऑप्शन नंबर डी यानी कि कनिष्क। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो हिंद यवन थे इन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 42, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन दिए हुए आपको 72 ईस्वी पूर्व, 75 ईस्वी पूर्व में, या फिर 78 ईस्वी पूर्व में, या फिर 105 ईस्वी पूर्व में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 78 ईस्वी पूर्व में कनिष्क ने एक शक संवत की स्थापना की थी, यानी कि शुरुआत की थी उसकी। तो आपका 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 78 ईस्वी पूर्व। 43 दिया हुआ है आपको, निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे? पहला दिया हुआ आपको अश्वघोष, दूसरा दिया हुआ है नागार्जुन, तीसरा दिया हुआ है चरक और चौथा दिया हुआ है आपको ये सभी। तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चरक, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष भी थे, नागार्जुन भी थे और चरक भी थे, तीनों ही कनिष्क के दरबार में सुशोभित थे। ये मतलब उस टाइम पे कनिष्क के समकालीन थे ये सभी। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 दिया हुआ है आपको, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 44 के ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, पहला दिया हुआ है अर्थशास्त्र, दूसरा दिया हुआ है राजनीति, तीसरा दिया हुआ है चिकित्सा, चौथा दिया हुआ है आपको धर्म। तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। आपको पता ही होगा चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों के बारे में चरक संहिता में लिखा गया है। ठीक है, तो आप कमेंट में ये बताइए कि चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई है, किसने चरक संहिता नामक पुस्तक लिखी है, इसके बारे में आप कमेंट में बताइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 45 दिया हुआ है आपको, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दिया हुआ आपको घटोत्कच, दूसरा दिया आपको चंद्रगुप्त,
तीसरा दिया हुआ आपको श्रीगुप्त और चौथा दिया हुआ आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो श्रीगुप्त थे ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। ठीक है, उसके बाद घटोत्कच आए थे, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आए थे, उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जिन्हें हम विक्रमादित्य बोलते हैं वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ध्यान रखना है क्रम आपसे पूछते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है आपको, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ आपको चंद्रगुप्त मौर्य, बी दिया हुआ आपको पुष्यमित्र, सी दिया हुआ आपको कनिष्क और डी दिया हुआ है आपको समुद्रगुप्त। तो कौन सा आंसर इसका सही रहेगा कमेंट में बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्रगुप्त है, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त तो आपको पता है, पर आप जानते हो ईरान का नेपोलियन कौन है? तो ये एग्जाम क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम पूछा जाता है। ईरान का नेपोलियन आपका नादिर शाह है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, तो ध्यान रखना इसे। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 दिया हुआ है आपको, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट, बी दिया हुआ है चंद्रवरदाई, सी दिया हुआ है आपको कालिदास और डी दिया हुआ है आपको हरिसेन। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा 47 का? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य लिखा हुआ है, तो कालिदास की रचना है ये कुमार संभव। ध्यान रखना, इसे पूछी जाती है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 दिया हुआ है आपको, पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य, बी दिया हुआ है रुद्रदामन, सी दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी दिया हुआ है आपको स्कंदगुप्त। तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्कंदगुप्त जो है इसने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। ठीक है, अगला दिया हुआ आपको 49, गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको अयोध्या, बी दिया हुआ है आपको नासिक, सी दिया हुआ है आपको नालंदा और डी दिया हुआ है आपको उज्जैन। तो 49 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र नालंदा हुआ करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 50वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आपको कन्नौज, बी दिया हुआ आपको थानेश्वर, सी दिया हुआ है आपको हांसी और डी दिया हुआ आपको तंजौर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थानेश्वर में हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो गाइस हमारा ये वीडियो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है इसे तो अभी शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हम और भी जो वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये हमारा लेक्चर फर्स्ट था हिस्ट्री का। ऐसे ही आपको और भी लेक्चर मिलते रहेंगे। ये आपका एशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास का लेक्चर था। इसके 1-2 वीडियो और आएंगे, उसके बाद आपका मध्यकालीन इतिहास आएगा, फिर आधुनिक इतिहास के बारे में आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से हम MCQ फॉर्म में हिस्ट्री को कवर कर लेंगे। इसी तरह से आपका आगे जियोग्राफी, पॉलिटी, ये सभी के वीडियो भी आपको बनाए जाएंगे। तो बने रहिए हम इस चैनल पे हमारे साथ में और देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।